रात के करीब 11:30 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती चले जा रही थी, जिस पर बैठकर दो दोस्त रोहन और मनोज अपने दोस्त अजय के घर जा रहे थे। रोहन और मनोज आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त अजय से मिलने जा रहे थे। तभी रोहन मनोज से बोलता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला, आज भी सब पहले जैसा है। जिसके बाद फिर मनोज कहता है, हाँ यार तूने सही कहा, आज भी यहाँ सब वैसे का वैसा ही है। यही सब बात करते दोनों चले जा रहे थे कि तभी मनोज कहता है, क्यों भाई, तुझे डर लगता है क्या? अरे डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। फिर रोहन की बात सुनकर मनोज बोलता है, नहीं यार डर की बात नहीं है, तुझे तो पता ही है वो कब्रिस्तान कितना श्रापित है। रोहन निडर लड़का था, इसीलिए मनोज की बात सुनकर रोहन बोलता है, अरे भाई तू कैसी बात कर रहा है, मैं तो उसी रास्ते से ही जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। मनोज जानता था रोहन बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानेगा, इसीलिए मनोज कुछ नहीं बोलता। और फिर उसके बाद रोहन उस ही रास्ते से अपनी बाइक ले जाने लगता है। वो दोनों लोग कुछ ही आगे बढ़े थे कि तभी उनकी बाइक झटके देने लगती है, जिस पर मनोज कहता है, अरे क्या कर रहा है, सही से चला भाई। अरे भाई मैं तो सही से ही चला रहा हूँ, पर पता नहीं इस बाइक में क्या हो गया है। रोहन ने इतना कहा ही था कि तभी इनकी बाइक झटके देते देते थोड़ा आगे जाकर बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही रोहन बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई? अरे यार बंद हो गई तो क्या, फिर से स्टार्ट कर। मनोज के इतना बोलते ही रोहन बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती कि तभी मनोज एक ऐसी चीज देख लेता है जिसे देखकर मनोज बस उसे ही देखे जा रहा था। मनोज को देखकर साफ पता चल रहा था कि मनोज ने जो चीज देखी है उसे देखकर मनोज बहुत डर चुका है। तभी रोहन की नजर मनोज पर पड़ती है और उसे ऐसे डरे हुए देखकर रोहन बोलता है, अरे अब तुझे क्या हो गया? पर मनोज कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली से इशारा करता है। जिस तरफ मनोज की उंगली थी उस दिशा में रोहन जैसे ही देखता है तो उसे दिखता है कि उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई थी। पर रोहन एक निडर लड़का था, इसीलिए वो मनोज से बोलता है, अरे भाई तू डर क्यों रहा है? बाइक इतने समय से घर में ही खड़ी थी, इसलिए बाइक बंद हो गई। और यार तू अब बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। रोहन ने इतना ही कहा था कि तभी मनोज बोलता है, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। रोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिसमें एक पीले रंग का बल्ब टंगा था और उसमें 50 से 55 साल का एक आदमी बैठा था। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन उस मैकेनिक से बोलता है, अरे काका देखना तो हमारी बाइक अचानक बंद हो गई, देखना तो इसमें क्या हो गया है। रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यही बैठो, मैं अभी देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है और रोहन और मनोज अभी वहां बैठे ही थे कि तभी रोहन बोलता है, यार तू यही बैठ, मैं अभी टॉयलेट करके आया। इतना बोलकर रोहन थोड़ा ही आगे जाकर टॉयलेट करने लगता है और जैसे रोहन टॉयलेट करके पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो उसे ही देखे जा रहा था। रोहन को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है, पर तभी वो आदमी उससे बोलता है, वो जो लड़का जो वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? जिस पर रोहन जवाब देते हुए बोलता है, हाँ वो मेरा ही दोस्त है। जिस पर फिर वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा वो दोस्त उस फटी हुई और बंद झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? जिस पर रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप भी? और इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है जो मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक कर रहा था अब वो वहाँ नहीं है और उसकी दुकान भी बंद थी। मनोज अभी भी वहीं बैठा था। ये देखकर रोहन बोलता है,
ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर दी? और इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था वो आदमी अभी भी वहां नहीं था। उस आदमी को वहां ना देखकर रोहन बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था, पर आज जो कुछ भी उसने अभी देखा तो उसे देखकर वो अब डरने लगा था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गवाए मनोज के पास जाता है और बोलता है, भाई उठ, जल्दी उठ और अभी यहाँ से चल। जिस पर फिर मनोज बोलता है, पर क्यों भाई, गाड़ी तो अभी ठीक होने ही वाली है। मनोज के इतना बोलने के बाद एक आवाज और आती है, अरे क्या हुआ बेटा, आपकी बाइक बस ठीक होने ही वाली है। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की थी। रोहन जैसे ही अपना सर ऊपर उठाकर देखता है तो उसे दिखता है वो मैकेनिक वहीं खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, ये सब क्या हो रहा है। कि तभी मनोज बोलता है, अरे तुझे हुआ क्या है, तू बोलगा भी कुछ। पर रोहन यही सोच रहा था कि मनोज को कैसे बताऊं कि पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता है, मनोज तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर तो आ। और इतना बोलकर रोहन मनोज को थोड़ा साइड में ले जाता है और बोलता है, यार मनोज, ये जो मैकेनिक हैं मुझे लगता है कि यह भूत हैं। रोहन की बात सुनकर मनोज हंसने लगता है और हंसते ही हुए कहता है, माना मैं भूत से डरता हूँ, पर इतना भी नहीं कि तू जो कुछ भी बोले मैं उसको मान लूँ। चल अब मजाक बंद कर और चल अब गाड़ी के पास ही बैठते हैं। रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ पिछले 10 मिनट में हुई थी। फिर मनोज रोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। और इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास जाने लगता है। मनोज ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया था, इसीलिए वो दोनों वहीं अपनी गाड़ी के पास ही आकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने अभी तक ये नहीं सोचा एक सुनसान सड़क है और आसपास कोई और दुकानें नहीं हैं। बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और बगल में जंगल भी है, और उसने तब भी रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर उसके मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। जिस पर मनोज ने झिझकते हुए कहा, पर क्यों? मैं पैसे नहीं लेता और ना ही मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए और दोनों अब न आओ देखते हैं और न ताओ। वो दोनों वहां से तुरंत उठ के भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागते ही जा रहे थे, पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो कब्रिस्तान से आगे नहीं जा पा रहे थे। दोनों को अब भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था और दोनों की सांसें भी फूलने लगी थी। पर तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं और वो दोनों देखते हैं आगे उसी मैकेनिक की दुकान थी और वही कब्रिस्तान का गेट था, यानी कि वो दोनों भागते भागते वहीं वापस आ गए थे। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कि वो ये कह रहा हो कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच ही रहे थे वो क्या करें कि तभी रोहन मनोज को जंगल की ओर भागने को बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते अब जंगल के काफी अंदर आ गए थे कि तभी दोनों को किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई आती है। आवाज सुनकर दोनों पहले एक ही जगह पर रुक जाते हैं और फिर दोनों उस ओर से रोने की आवाज आ रही थी उसी ओर जाने लगते हैं। पर थोड़ा ही आगे जाकर वो दोनों देखते हैं कि एक औरत उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठी अपने सर को नीचे की तरफ किए रो रही थी। पर रोहन को अचानक पता नहीं क्या होता है कि वो उसी औरत के पास जाने लगता है। मनोज उसे रोकना तो चाहता था, पर वो कुछ नहीं बोलता और वो भी उसी के साथ वहीं जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं?
पर वो औरत रोहन की बात का कुछ जवाब नहीं देती। ऐसा लग रहा था जैसे उसने रोहन की बात सुनी ही ना हो। फिर रोहन अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर से बोलता है, अरे कौन है आप और आप रो क्यों रही हैं? इस बार वो उनकी बात सुन लेती है और वो अचानक से अपना रोना रोक कर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। जिसके बाद फिर मनोज डरते डरते बोलता है। किसने तुम्हारे पति को मार दिया? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी ठीक तो करते हैं पर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत चुप हो जाती है। पर ये सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और तभी वो औरत अचानक से अपना सर ऊपर करती है और उन दोनों की तरफ देखती है। और जैसे ही वो दोनों उस औरत का चेहरा देखते हैं तो उनका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। और फिर वो औरत इन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, अब तुमने हमसे अपनी बाइक ठीक कराई है, अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम भी पैसे नहीं देते और मेरे पति को मार देते। वो दोनों जैसे ही ये सुनते हैं तो उनके अंदर डर की एक लहर सी चलने लगती है। इसीलिए वो दोनों तुरंत अपने हाथ जोड़ते हैं और विनती करते हुए बोलते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। कि तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है। बाइक ठीक हो गई बाबू साहिब। आवाज सुनकर दोनों जैसे ही अपने पीछे देखते हैं तो वो मैकेनिक उनके पीछे ही खड़ा था। जिसके बाद वो मैकेनिक उनसे बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई। उसके इतना बोलने के बाद रोहन और मोहन रोते हुए बोलते हैं, हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। पर उनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे ही कब? और इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है। और वो जितना पास जा रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर होते जा रहा था। यानी कि उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून आने लगा था। और तभी उस औरत की रोने की आवाज़ भी बढ़ने लगी थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि अब रोहन और मनोज के कान में चुभ रही थी। और देखते ही देखते रोहन और मनोज के कान से खून आने लगता है। फिर उसके बाद मैकेनिक भी उनके एकदम पास आ जाता है और वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर लाखों चींटियां छोड़ दी गई हों और वो सब चींटियां एक साथ उन्हें काट रही थीं। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही उस मैकेनिक ने रोहन की आंखें निकाल ली थी। रोहन ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मनोज के सामने ही अपना दम तोड़ दिया था, पर मुकेश कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी वो मैकेनिक उसकी तरफ देखने लगता है और देखते ही देखते मैकेनिक ने मनोज की भी दोनों आंखें निकाल दी और मुकेश भी यहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है और वो अभी भी गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं लेता। ऐसी दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।